हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो बच्चों, आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 से है नीट का, जिस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये 11th के स्टूडेंट और जो 11th प्लस नीट दोनों के लिए देख रहे हैं उनको लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर का नाम है और हम लोग इस चैप्टर में आगे देखते हैं क्या क्या कंटेंट है, कैसे हमें इसको पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट लिखा हुआ है, जैसे सिस प्लेटिन ड्रग का नाम लिखा हुआ है, एजेटी ड्रग का नाम लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगा। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि देखिए बेटा, इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका मतलब ये है ना कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैं आपको डिटेल में और नहीं पढ़ाऊंगा। दो तीन लाइनें हैं जो आपको मैंने बोली हैं कि सिस प्लेटिन और एजेडिटी, इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लेना, कभी शायद नीट पे यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये प्रीवियस ईयर का ट्रेंड एनालिसिस है कि ट्रेंड कैसा क्या था। ठीक है, तो अगर आप हर साल का ट्रेंड एनालिसिस करो, देखो 2013 से लेकर है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 24 का मैंने डाला नहीं है। अगर आप इसका ट्रेंड एनालिसिस करो तो आपको ये पता चलेगा। देखो ये वाला कॉलम दिख रहा होगा आपको, ये कॉलम मतलब ऑन एवरेज 3 क्वेश्चन, बीच बीच में कभी ज़्यादा क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अगर हम इसको मिला दें तो ये आपको पता चलेगा 2015 में ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बने हुए हैं। ठीक बेटा, तो चलिए आगे देखते हैं ट्रेंड, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये है इसमें हम लोग स्टेट ऑफ मैटर आज के टॉपिक में कवर करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ये वैसे देखो फिजिक्स का टॉपिक है कि फिजिक्स में इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो यहाँ हम लोग केमिस्ट्री में इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये हम लोग देखेंगे और किस तरह के क्वेश्चन नीट और जेईई में बन सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से, वो समझेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। तो ये हैं आपके टॉपिक और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक हैं। आगे देखते हैं हम लोग। टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर ये टॉपिक का नाम है। तो सबसे पहले मैटर के बारे में ही हम लोगों को पता होना चाहिए कि मैटर आखिरकार कहते किसको हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी मैं डेफिनीशन बता दूँ मैटर की। डेफिनीशन, मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग, एनीथिंग which have mass, which have mass and have volume। तो मैटर वो सारी चीज़ों को बोल सकते हो जिसमें मास है और जिसमें वॉल्यूम है, उन सबको हम मैटर बोल सकते हैं। अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें क्या चीज़ पूछी जा सकती है, कभी अगर क्वेश्चन आए तो डेफिनीशन से ही आ सकता है। और डेफिनीशन में दो चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है कि मास और वॉल्यूम होना चाहिए, तभी वो मैटर आपका कहलाएगा। इसके बाद है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैटर में ये चीज़ें हैं कि मैटर के स्टेट्स, इट्स स्टेट्स कितने होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट और प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होती है फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, इसके बारे में बहुत नहीं पढ़ना। प्लाज्मा एक 5th नंबर की स्टेट होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये आपका हो गया स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
इसमें ये एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन आपको दिया गया है और इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। मैटर का क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा होगा कि जो मैटर है, ठीक है, वो मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मिक्सचर्स में और प्योर सब्सटेंस में। तो यहाँ पर मिक्सचर भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होमोजिनस, दूसरा हेट्रोजिनस, और प्योर सब्सटेंस भी आपके दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक, तो सबसे पहले हमने मैटर की डेफिनेशन तो समझ ली थी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ डेफिनेशन प्योर सब्सटेंस की और समझ लेते हैं कि आखिरकार प्योर सब्सटेंस कहते किसको हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं प्योर सब्सटेंस। देखो ये है कैटेगरी तो मैटर की ही, तो मास और वॉल्यूम तो इसमें होगा ही, है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मतलब नॉर्मल वर्ड में समझना है, ध्यान देना आप। तो मैटर देखो ये आपने डिफाइन कर लिया, पढ़ लिया, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो देखो प्योर सब्सटेंस होता क्या है। प्योर सब्सटेंस ऐसे मैटर को कहते हैं जिनमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हों वो सब सेम केमिकल नेचर रखते हों। बात आई समझ में, नॉर्मल वर्ड में बता रहा हूं अभी, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं द मैटर in which all constituents particles are same in chemical nature। मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उसके अंदर, ठीक है, उन सब का सेम केमिकल नेचर अगर है तो दिस इज द प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर है जिस पे मैंने वाटर लिया है, एक कंटेनर है वाटर मैंने लिया है मान लो 10 ml, और एक कंटेनर है मेरे पास जिस पे मैंने मैग्नीशियम का पाउडर लिया हुआ है 100 ग्राम। मैग्नीशियम पाउडर इज 100 ग्राम, और मैग्नीशियम पाउडर 100 ग्राम आपने ले रखा है। ये मैंने कुछ पाउडर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बना दिए। तो आप इसमें अच्छे से ऑब्जर्व करो, ज़रा देखो कि अगर आपने 10 ml वाटर ले रखा है तो एक बात बताओ, इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब वाटर के होंगे कि नहीं। वाटर के पार्टिकल्स को आप वाटर के मॉलिक्यूल्स कहते हो, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, या मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो पार्टिकल किसके होंगे, वाटर, और सबका केमिकल नेचर सेम होगा। तो इसका मतलब ये जो 10 ml वाटर ले रखा है ये प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है, ना कि मिक्सचर वगैरह का एग्जाम्पल है। इसीलिए प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी कंपाउंड और एलिमेंट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि कंपाउंड और एलिमेंट दोनों प्योर सब्सटेंस के डेफिनेशन को जस्टिफाई करते हैं, इसीलिए डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ मैग्नीशियम पाउडर ले रखा है, तो एक बात बताओ, जितने भी मैग्नीशियम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको दिख रहे हैं सब तो है मैग्नीशियम के ही, तो सब का केमिकल नेचर तो सेम होगा ना। ठीक है, इसलिए मैग्नीशियम एलिमेंट है, और एलिमेंट होने की वजह से ये भी आपका प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है आखिरकार। तो इसके दो हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्या चीज़ ज़रूरी है जो इसमें पूछी जा सकती है, अभी तक क्वेश्चन तो नहीं बना, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा, तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया तो उसमें डेफिनेशन आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो डेफिनेशन लिखी है मैंने, ये एनसीईआरटी की लाइन की लिखी हुई डेफिनेशन है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का सेम हो क्या केमिकल नेचर, तभी वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हमने
समझ लिया। एक एग्जाम्पल वाटर का लिया, दूसरा हमने एग्जाम्पल मैग्नीशियम पाउडर। वाटर कंपाउंड है, मैग्नीशियम पाउडर एलिमेंट है, और इसीलिए प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड किया गया है, क्योंकि कंपाउंड और एलिमेंट दोनों ही प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन को जस्टिफाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिक्सचर्स की भी थोड़ी डेफिनेशन को समझते हैं हम लोग कि क्या है इनकी डेफिनेशन, समझते हैं। और ये डेफिनेशन भी एनसीईआरटी की है। तो पहले मैं आपको बता दूं मिक्सचर कहते किसको हैं, ठीक है, समझना ध्यान से। देखो, जब टू एंड मोर प्योर सब्सटेंस को, प्योर सब्सटेंस वर्ड सुनना ध्यान से, प्योर सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में मिलाते हैं या किसी भी रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं, तब वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको लिख रहा हूं, व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस may be present in any ratio is called mixture। समझ में बात आई? तो आपको अंडरलाइन अगर कोई बात करनी चाहिए तो ये करनी चाहिए कि प्योर सब्सटेंस इन एनी रेशियो, ठीक है। ये दो बातें आप ध्यान रखोगे, प्योर सब्सटेंस आपका हो और किसी भी रेशियो में हो तो वो क्या बनता है, आपका मिक्सचर बनता है, ठीक। तो इसका मतलब ये है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात की जाए कि एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, ठीक है, किसी को भी अगर किसी भी रेशियो में मिला दिया जाए तो इसका मतलब वो आपका मिक्सचर बनेगा। और मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं रहता है। कंपाउंड की थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा समझना। व्हेन टू एंड मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स रेशियो में अगर कंबाइंड होते हैं टू एंड मोर एलिमेंट, देन इट फॉर्म कंपाउंड। क्लियर? व्हेन टू एंड मोर एलिमेंट कंबाइंस इन फिक्स रेशियो देन दे फॉर्म कंपाउंड। तो कंपाउंड में फिक्स रहता है रेशियो, इसमें फिक्स नहीं रहता। लेकिन यहाँ एलिमेंट वर्ड यूज नहीं किया है एनसीईआरटी ने, प्योर सब्सटेंस कहा है। इसका मतलब एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, दोनों ही किसी भी रेशियो में हो तो क्या बनेगा, आपका मिक्सचर। मिक्सचर में और कुछ बातें समझते हैं हम लोग। ये होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। देखो, होमोजेनस मिक्सचर उसको कहते हैं कि पूरे मिक्सचर के बल्क में, ठीक है, पूरे मिक्सचर के बल्क में अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, सॉल्यूट का ओवर द सॉल्वेंट, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो सॉल्यूट का आपका बल्क ऑफ द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस टाइप का मिक्सचर क्या कहलाता है, आपका होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या कहलाता है, होमोजेनस। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कई बार लोगों को समझ नहीं आता, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो बीकर है, इसमें शुगर के मॉलिक्यूल के साथ कुछ मैंने वाटर के मॉलिक्यूल मिला रखे हैं, ठीक है। तो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बन गया, ठीक, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में शरबत कहते हो। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो चाहे आप इतने एरिया का शरबत टेस्ट करो, चाहे इतने एरिया का, चाहे इतने एरिया का, चाहे यहाँ का, सब बराबर मीठा होगा कि नहीं। और बराबर मीठा तभी हो सकता है जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इनके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो शुगर सॉल्यूशन, ये एग्जाम्पल है, समझ में आ गया होगा शायद। और दूसरा एयर, और एयर वाला एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में एयर वाला एग्जाम्पल दिया है और एयर को होमोजेनस मिक्सचर माना गया है। और क्यों माना गया, उसका रीज़न ये है कि एयर के अंदर जितनी भी गैसें होती हैं, तो चाहे आप जहाँ की एयर चेक कर लो, कंपोजिशन लगभग सेम ही रहता है, इस वजह से। हेट्रोजिनस में बेटा ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये लाइनें याद रखना क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये लाइनें पूछी जा सकती हैं। ठीक, अब इसमें जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में दिया हुआ है सॉल्ट और शुगर। एक बात बताओ, सॉल्ट हो आपके पास और शुगर हो, उसको अगर आप मिला दो ऐसे करके तो क्या वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? कुछ सोचो, नहीं होगा। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ग्रेन्स विद सम स्टोन पीसेस, ये भी आपका हेट्रोजिनस का एग्जाम्पल है। ये बात आप ध्यान रखोगे। तो एक बार आप इस स्लाइड पे नज़र रख सकते हो कि क्या क्या मैंने पढ़ाया है। ठीक है। तो आई थिंक ये जितनी बातें पढ़ाई हैं सब आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। चलिए, मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, वैसे फिजिक्स का टॉपिक है, फिर भी इसमें कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे को नहीं पता होता है, जिन्हें पता है तो बहुत अच्छी बात, जिन्हें नहीं पता है तो थोड़ी बहुत बातें जान लें क्योंकि ये सब चीज़ें काम आती हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखा है, एसआई यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी लिखा है, जैसे लेंथ है कहीं तो लेंथ का सिंबल एल होता है, स्मॉल एल। मास का स्मॉल एम। टाइम का टी होता है। इलेक्ट्रिक करंट का आई होता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का टी होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल या स्मॉल एन से सिंबल होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आई वी होता है। नेम ऑफ एसआई यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन और इसका मोल। मोल में एक खास बात आपको मुझे बतानी है। कई बार बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मोल की स्पेलिंग MOLE होती है कि MOL होती है? तो आज देख लो, नेम ऑफ एसआई यूनिट है मोल। मोल मतलब नाम है और इसका सिंबल होता है MOL मतलब मोल। क्लियर है? तो सिंबल होता है MOL और नाम है MOLE मोल। इसके यूनिट देख लो, ये जरूरी है, फिजिक्स में बहुत पूछी जाती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला यूनिट होती है और सिंबल होता है CD। बाकी ये सिंबल आपको पता होंगे, मीटर लेंथ के लिए kg, सेकेंड, एम्पियर और केल्विन। तो आई थिंक ये तो बहुत ही आसान था, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा आगे हम लोग देखते हैं कुछ आगे। हाँ, ये प्रीफिक्स यूज्ड इन द SI सिस्टम। यहाँ पे मैं आपको बातें बताऊं कि कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हैं एक्चुअल में। इनमें से आपको कुछ तो ज़रूर याद होने चाहिए। फिजिक्स के हिसाब से तो सारे याद होने चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री में आपको बता दूँ फेम्टो याद होना चाहिए। फेम्टो में यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, फेम्टो का 10⁻⁻15 होता है फेम्टो। ठीक है बेटा, स्लाइड में कुछ मिस्टेक। फेम्टो 10⁻⁻15। अब फेम्टो मीटर लगा है तो 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा, और फेम्टो का मतलब ये 10⁻⁻15। तो जनरली फेम्टोमीटर, कभी कभी इसको फर्मीमीटर भी कहते हैं। पिको, पिको का मतलब 10⁻12। नैनो, माइक्रो, मिली। तो आपको मैं बता दूं नैनोमीटर ज़रूर आना चाहिए, 10⁻⁹ मीटर होता है। इसमें एक चीज़ शायद नहीं लिखी हुई है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बता देता हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻10 मीटर, जो कि सेंटीमीटर में वैल्यू होती है ये। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी मिली, सेंटी ये सब आपको आता है, बाकी ये भी है फिजिक्स में, आप देख सकते हो। चलिए इसके बाद कुछ आगे हैं, जैसे मेगा है, गीगा है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। मेगा मतलब 10⁶, गीगा मतलब 10⁻+9। तो देख लो ज़रा, ये मेगा आपको पता होना चाहिए, गीगा और टेरा ये तो ज़रूर अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री पता होना चाहिए। और ये छोटे छोटे शायद आपको पता होंगे, किलो का मतलब 10⁻², हेक्टो का मतलब 10⁻², डेका का मतलब 10 और डेसी का मतलब 10⁻⁻1। सिंबल्स बहुत ज़रूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, है ना। तो ये स्लाइड एक बार आप और देख लो। ठीक है बेटा, चलिए ये सब हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं।
मास एंड वेट, मास एंड वेट, इसमें हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, तो सबसे पहले मास के बारे में बात करते हैं थोड़ा। मास, तो मास होता क्या है? एनसीईआरटी की डेफिनेशन बता रहा हूं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इज कॉल्ड मास। अब देखो वेट, वेट के बारे में, वेट, वेट देखो, वेट बराबर होता है वैसे m इंटू एम जी, जो कि फोर्स होता है एक तरीके का, है ना। लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट हम लोग एक ही मान के हमेशा डील करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा बता दिया कि फिजिक्स में वेट का मतलब फोर्स से रहता है, जो W बराबर एम जी होता है, क्योंकि फोर्स बराबर होता है m इंटू ए एक्सीलरेशन के, और जी भी आपका ग्रेविटी है, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो इसलिए मतलब एक ही चीज़ है फोर्स और वेट, बस डेफिनीशन अलग है जो कि आप फिजिक्स में समझोगे। हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री के हिसाब से और भी कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे हम लोग मोलर मास समझते हैं, मोलर मास, अभी ये आगे भी आएगा और मोल कॉन्सेप्ट में काम आता है। मोलर मास ये होता क्या है, इसको अच्छे समझना। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, इज कॉल्ड मोलर मास। तो ये तुम्हें समझ में आया होगा कि मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है ना, उसको मोलर मास कहते हैं। और भी कुछ बातें करते हैं कि मोलर मास को जनरली हम लोग मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। तो मोलर मास समझ में आ गया होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। इसमें बस ध्यान रखने वाली बात यही है 1 मोल सब्सटेंस का। तो ये इसमें यही चीज़ें हमें देखनी थी, और ये बहुत ही बेसिक है, और ये बेसिक चीज़ें आप लोग आराम से हैंडल कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए आपने अपने लैब में देखे होंगे बहुत सारे इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये पिपेट है, ब्यूरेट है, और ये आपका सिलेंडर है, और ये आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। तो ये है थोड़ा दिखाने के लिए कि वॉल्यूम के मेजरमेंट यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अब चूँकि देखो कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम है, तो थोड़े बहुत आपको दिखा दिया रफली 1 मिनट के अंदर, क्या आपको आइडिया लगे। डिफरेंट यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस वॉल्यूम, वॉल्यूम को यूज करने के लिए, वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी यूनिट है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री बात करूं तो किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो समझना आप, ठीक है। आप सबको पता है कि 1 लीटर में, और जिन्हें नहीं भी पता वो भी आप समझ सकते हो, 1000 ml होता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं बचपन से, जिन्हें को ना याद हो वो भी सीख सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये चीज़, ये जो लिखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 ml क्यों होता है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml क्यों होगा। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में कई बार ना दे के सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहता है, ml में ना दे के सेंटीमीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितना सेंटीमीटर क्यूब में होगा उतना ही आपका ml में होगा,
और ये छोटी छोटी बातें हैं, जब आप क्लास 12th में होगे सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो बार बार सेंटीमीटर क्यूब लिखा होगा, तो आपको ये चीज़ समझना है। और एक बात समझो, ये वाला डाटा भी कभी कभी यूज होता है। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब इसका मतलब ये है कि ये 1000 ml बराबर भी इतना ही होगा। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान रखना। इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर भी इतना आपका होगा। तो आई थिंक इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो डायग्राम एक बना है चेक करने के लिए कैसे हम लोग करते हैं। चलिए आगे देखते बेटा। टेम्परेचर भी आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हो। अब कुछ फिजिक्स की चीज़ें तो देखो बतानी पड़ती हैं, अगर नहीं बताई जाएंगी तो कुछ बच्चों को लगेगा कि देखिए सर ने सीधे मोल कॉन्सेप्ट पे आ गए। तो कुछ बेसिक देखो बता देता हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे बच्चे स्किप कर जाते हैं कई बार और सीधे मोल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। लेकिन बेटा आपको एक बात बता दूँ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बने तो नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी तो नहीं है कि नहीं बनेगा। बन तो सकता है कभी भी, और जिस दिन बनेगा उस दिन दिक्कत हो सकती है अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। तो इसलिए एक बार मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये सब पढ़ा दूँ। टेम्परेचर की स्केल देखते हैं। ये कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, कन्वर्जन ऑफ केल्विन टू सेल्सियस। और ये देखो एनसीईआरटी के डायग्राम लिए गए हैं। एक बार मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ तो आपको दिखेगा, देख सकते हो। कन्वर्जन में अगर मैं बोलूँ तो एक कन्वर्जन ज़रूर सबको पता होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर केल्विन में कैलकुलेट करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस में 273, 0 डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड करोगे। फिजिक्स में कभी कभी 0.15 भी लिखा होता है, लेकिन केमिस्ट्री में 273 भी आप ऐड कर दोगे तो काम चल जाएगा। तो केल्विन पर डिग्री सेल्सियस को केल्विन पे कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें हो गया रूम टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी, ये सब आप थोड़ा पढ़ लेना एनसीईआरटी से। और हम लोग आगे आते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक बार आप इसको देखो। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, ये लॉ के ज़रा नाम पढ़ो, फिर आगे पढ़ाता हूँ। चलिए आपने नाम तो पढ़ लिए होंगे, एक बार नाम पढ़ देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अभी मैं बात कर रहा था ना कि ये लॉ हम पढ़ेंगे, स्किप नहीं करेंगे, भले ही हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेलू-सैग लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और आओगाद्रो लॉ। ये हैं 5 लॉ हमारे पास। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सब काफ़ी पुराने लॉ हैं। इसको लेवोशिए ने दिया था और इन्होंने बोला था कि कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, केमिकल प्रोसेस, तो उसमें जो मैटर है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, मैटर ना समझ में आया तो मास समझो, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, जो मास है वो मास आपका टोटल मास कांस्टेंट रहता है। मतलब टोटल जितना रिएक्टेंट होगा तो भले ही वो कितने भी प्रोडक्ट में टूट जाए, लेकिन टोटल मास आपका कंजर्व रहता है, आपका बदलता नहीं है। तो इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी केमिकल प्रोसेस में मैटर ना तो बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मतलब पहले जितना था उतना बाद में भी रहता है। और एक बात ध्यान रखना कि इनका जो लॉ है ये आपका बैलेंस
केमिकल इक्वेशन में लगता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लगता है, ये बात ध्यान रखना, या केमिकल रिएक्शन में लगता है। इसको मैं स्टार पॉइंट दे रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर बैलेंस नहीं है तो ये आपका रिएक्टेंट का टोटल मास टोटल प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं होगा। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये 1 मोल है। अभी किसी किसी को शायद ये समझ में नहीं आया होगा कि ये 1 मोल कैसे है। ये 1 मॉलिक्यूल दिख रहा है या 1 मोल दिख रहा है। तो अगर इसके 1 मोल का मास निकाले तो 100 ग्राम आता है। और ये सब मास निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, अभी चूंकि यहाँ एग्जाम्पल है तो बता रहा हूँ। कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, 40 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो ये टोटल मास कैल्शियम ऑक्साइड का 56 आया। CO2 का जरा देखते हैं, तो CO2 में कार्बन का 12 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 होगा, ये आपका 44। अगर 56 और 44 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा 100 ग्राम। और ये रिएक्शन बैलेंस थी, तो बैलेंस थी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल आपसे और लिखूं कि CH4 है, ऑक्सीजन है, CO2 प्लस वाटर, ये बनता है। ये बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन है जो बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी 10th में, और जिसने नहीं देखी है तो अब देखे। तो क्या यहाँ पर रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि बोला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में काम करता है। तो ये बैलेंस तो है नहीं, तो चलो इसको बैलेंस करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर बैलेंस करना है तो बैलेंसिंग तो खैर मैं आपको सिखाऊंगा, तो यहाँ पे ही मैं बैलेंस करे दे रहा हूँ। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 4 है, तो पहली बात तो हाइड्रोजन को ही बैलेंस करो। जैसे ही हाइड्रोजन को 4 किया, ऑक्सीजन 2 हुआ, 2 ऑक्सीजन, ये 2 2 4, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई है। अब ये बैलेंस है। अब इसका मतलब इधर का टोटल मास बराबर उधर के टोटल मास के होगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका फॉलो होगा। तो आप लोगों के समझ में आया बेटा कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन में काम होगा। इसको आप चाहो तो घर में करके देख सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, इसको भी आप थोड़ा एक बार पढ़ लो। मैं इधर हट जाता हूं, दिख रहा होगा आपको। डेफिनेट प्रोपोर्शन गिवन बाय प्राउस्ट, प्राउस्ट ने दिया था। और ये जो लॉ निकला है ना, ये कंपाउंड के डेफिनेशन से निकला है। ठीक है, जो आप कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ते हो, देखना है ये लॉ क्या कहता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में। ये लॉ ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड को चाहे किसी भी मेथड से बनाओ या किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करो, उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। वो डिपेंड नहीं करेगा कि सोर्स क्या है या मेथड क्या है। ठीक है, देखो, इट स्टेट्स दैट गिवन केमिकल कंपाउंड कंटेन्स इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट का मतलब होता है जिनसे वो बना है, इन अ फिक्स रेशियो एंड डज नॉट डिपेंड, ये देखो लाइन, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है। बड़ी बात बेटा ये है कि नीट में जब इसकी डेफिनेशन से स्टेटमेंट आएगा तो कोई भी लाइन अगर आपको सही से क्लियर नहीं है ना, तो आप इसको गलत कर दोगे। ठीक है, तो लाइनों पे कमांड होना चाहिए और लाइनों का सही से मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत करेंगे। न्यूमेरिकल में तो ये है कि अगर आपको फॉर्मूले सही से आते हैं, आपने प्रैक्टिस की है न्यूमेरिकल की, तो हैंडल आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट में जरा भी गड़बड़ी है तो हैंडल नहीं होगा। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल कर लिया जाए, क्या कर लेते हैं। जैसे मान लो वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर नंबर का रेशियो देखो तो नंबर का 2:1 रेशियो है। और अकॉर्डिंग टू मास देखो, अकॉर्डिंग टू मास
मास के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे आपको पता होगा या नहीं पता, तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास भी 1 होता है। 2 हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 AMU कहते हैं, ये सब आगे सिखाया जाएगा। और ऑक्सीजन एटम का क्या होता है, 16। अगर सिंपल रेशियो निकाला जाए 2 से दोनों को डिवाइड कर दो, 1:8 होगा क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाई मास। मास के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो ये होगा, और ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बात बताओ कि अगर वाटर किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करोगे तो क्या ये तुम्हारा रेशियो बदल जाएगा, जो रेशियो लिखे हैं? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला ही नहीं बदलेगा। तो फॉर्मूला नहीं बदलेगा तो चाहे ये एटम का नंबर लिखा हो, ये लिख देता हूँ एटम नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहा हूँ, एटम का नंबर ये लिखे दे रहा हूँ, एटम का नंबर। और ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाई मास है। तो किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया जाए तो फॉर्मूला नहीं बदलेगा, तो ये फिर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो इनके हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो बदलने का तो भाई सवाल ही नहीं उठता है ना। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन अच्छा लॉ है, और मैं मानता हूं कि इस पे आगे चल के नीट पे कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जल्दी देखने को मिलेगा। जैसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्वेश्चन नहीं बना था, लेकिन इस साल 2025 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से क्वेश्चन आया। तो डेफिनेशन तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको भी एक नॉर्मल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में थोड़ा समझ लिया जाए कि ये लॉ है क्या। तो देखो ये लॉ क्या कहता है, समझना आप ध्यान से। ये लॉ ये कहता है, एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं डेफिनेशन, कि हम अगर कोई 2 एलिमेंट लें, 2 एलिमेंट की बात करी है, 2 एंड मोर एलिमेंट की बात नहीं करी, कोई 2 एलिमेंट लें। चलो मैंने 2 एलिमेंट लिया, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और इन्होंने बोला कि ये 2 एलिमेंट आपस में कंबाइंड करके मोर देन 1 कंपाउंड बनाए। मोर देन 1 बोला है, 2 एंड मोर देन नहीं बोला, ध्यान रखना। तो 2 एलिमेंट, एक वर्ड ये ध्यान रखो, कीवर्ड, कंबाइंड करके आपस में मोर देन 1 कंपाउंड बनाए। ठीक है, तो मोर देन 1 कंपाउंड कार्बन और ऑक्सीजन के बना लेते हैं। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, दूसरा CO2 हो सकता है। तो यहां पे आप एक बात समझना कि जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइंड करके मोर देन 1 कंपाउंड बनाते हैं, तो देखो एक एलिमेंट का तुम्हें मास फिक्स नजर आ रहा है, कार्बन का देखो फिक्स नजर आ रहा है, जितना है उतना बदल नहीं रहा, लेकिन ऑक्सीजन का बदल रहा है। ऑक्सीजन का यहाँ पे एटॉमिक मास 16 है, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में 32 है। तो अगर हम इनका रेशियो देखें इसका, तो ये 1 और 2 का रेशियो है, जो कि इनका एटॉमिक मास का आपस में सिंपल रेशियो में है। और ये मल्टीप्लाई के हिसाब से देखो जरा, मल्टीप्लाई कैसे है, ये आपका 16 है तो ये 32 है, तो रेशियो तो 1 और 2 का है, तो मल्टीप्लाई कैसा हो रहा है, सिंपल होल नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो रहा है, हमने एग्जाम्पल से बात समझी। अब आप आओ इसकी डेफिनेशन पर। व्हेन 2 एलिमेंट, देखो ये लाइन, 2 एलिमेंट ए एंड बी हमने माने, फॉर मोर देन 1 कंपाउंड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मोर देन 1 कंपाउंड, द मास ऑफ बी एलिमेंट, मान लो ये ए नाम का एलिमेंट है और ये आपका बी नाम का एलिमेंट है, मास ऑफ बी एलिमेंट दैट कंबाइंड विद अ गिवन मास, गिवन मास को आप फिक्स मास समझ सकते हो, फिक्स मास, गिवन मास ऑफ ए, ए का जो फिक्स मास है उसके साथ जो बी कंबाइंड कर रहा है वो किस में रहेगा, आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ठीक है, ये हमेशा किस रेशियो में रहते हैं, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर।
स्मॉल होल नंबर मल्टीपल बोल सकते हो क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है बेटा, स्मॉल होल नंबर के रेशियो में ये रहते हैं। तो आई थिंक ये लॉ तुम्हें समझ में आया होगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है? और किसमें? मल्टीप्लाई के हिसाब से। और मल्टीप्लाई भी कैसा होना चाहिए? सिंपल होल नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शन पे नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा? एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स follows law of मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन को कौन सा यहां पे पेयर फॉलो कर रहा है? पहला लिख रहा हूं ये, दूसरा आपके सामने ये एग्जाम्पल, और थर्ड एग्जाम्पल है ये। और लास्ट एग्जाम्पल आपका ये है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखो ये क्यों नहीं हो सकता है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन पहले में होता है। ये क्यों नहीं हो सकता? यहां देखो, फास्फोरस और हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो ये दो से ज़्यादा एलिमेंट हो गए, जबकि बोला गया 2 एलिमेंट। तो या तो फास्फोरस फास्फोरस होता दोनों जगह, या तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता। और हाइड्रोजन का नंबर अगर बदलता, वो भी सिंपल होल नंबर मल्टीपल के हिसाब से, तब तो फॉलो होता। ये तो ये देख लो, यहाँ भी वही बात है, सल्फर और नाइट्रोजन है। क्लियर है? एलिमेंट वही दो होने चाहिए। ये देखो, ये वही 2 एलिमेंट है ना, जिन्होंने आपके मिलके मोर देन 1 कंपाउंड बनाए। यहाँ देखो, यहाँ क्या है? ये सल्फर है, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कुल मिला के कितने एलिमेंट हो गए? देखो, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन। 3 एलिमेंट की तो बात ही नहीं करी है इन्होंने। क्या बात है? इन्होंने क्या बात करी है? 2 एलिमेंट की बात करी है। ये देखो, यहाँ पे क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी नाम। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी नीट पे देखने को मिल सकता है, जो आपका इसमें है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। चलिए आगे देखते। ये क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज ओबेड बाय। 1 मिनट के लिए देख लो क्या आंसर होना चाहिए। वीडियो को चाहे रोक के देख लो। H2O और D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड लिखा है ये। यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपके एलिमेंट 2 से ज़्यादा हो गए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ड्यूटेरियम। तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। यहाँ पर भी पोटेशियम, NaCl 3 एलिमेंट हो गए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो 2 एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये हो सकता है। तो यही आपका करेक्ट भी है, क्योंकि लास्ट वाला चेक करो, लिथियम, सोडियम, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट हो गए। कौन कौन से? लिथियम, सोडियम और ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट की तो बात ही नहीं है। यहाँ भी 3 एलिमेंट हैं। यहाँ पर देखो, कार्बन हाइड्रोजन मिलके इसका मास फिक्स है, और इसका कैसे आपका बदल रहा है? अगर मैं यहाँ बनाऊँ, देखो, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, और ये मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, ये पहला कंपाउंड C2H4 बना रहा है, दूसरा C2H6। तो यहाँ पे देखो आपका ये आपका मास कैसा है? फिक्स है, ये मास फिक्स है। और इसका कैसे बढ़ रहा है? सिंपल होल नंबर मल्टीपल रेशियो के अकॉर्डिंग। सिंपल होल नंबर मल्टीपल रेशियो, ध्यान रखना, होल नंबर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और मल्टीप्लाई के हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ। अच्छा बेटा, आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते समय
ये नोट्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को अगर नोट्स परचेज करना हो, ठीक है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे स्क्रीन पे आपके चल रहा होगा, उस पे आप मुझे मैसेज करो, तो पूरे चैप्टर के आपको नोट्स दिए जाएंगे बहुत ही मामूली सी प्राइस में, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, पढ़ते समय आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा, आपके पास पहले से पीडीएफ रहेगी, तो आप थोड़ा पढ़ के भी आओगे और पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। उसका प्रिंट आउट चाहो तो बाद में निकला सकते हो, तो आपके पास नोट्स हो जाएंगे प्रॉपर, ठीक बेटा, आपके पास प्रॉपर नोट्स हो जाएंगे। और इस तरीके से पढ़ते पढ़ते लिखना बहुत मुश्किल है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि बार बार हम भी आगे आ जाते हैं और हमें भी समझाना होता है बहुत सारी बातें। चलिए आगे देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, वीडियो को रोक के देखो जरा, ट्राई करो बनेगा क्या क्वेश्चन ये। और ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी की लाइन का है, और ये सब क्वेश्चन बने नहीं हैं जो कि कभी भी आपको देखने को मिल सकते हैं नीट के एग्जाम में। ये कह रहे हैं द परसेंटेज कॉपर एंड ऑक्सीजन, फिर से पढ़ देता हूं, द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन सैंपल्स ऑफ CuO ऑब्टेन बाय डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, CuO, ठीक है, ऑब्टेन बाय डिफरेंट मेथड्स वर फाउंड टू बी द सेम। ये कह रहे हैं कि हम आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड नाम होता है इसका, ध्यान रखना, क्यूप्रिक ऑक्साइड। बहुत बच्चों का अगर इसमें कंफ्यूजन हो क्यूप्रिक है कि क्यूप्रस है, तो बेटा थोड़ा वैलेंसी वगैरह तैयार करो तो पता चलेगा, ठीक है, कैसे फॉर्मूले बनते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड, और कह रहे हैं कि चाहे आप जितने भी मेथड से ऑब्टेन कर रहे हो, डिफरेंट मेथड से सेम आ रहा है, तो अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब उनका परसेंटेज भी सेम आएगा। और याद करो कि किसी भी कंपाउंड को कितने भी मेथड से बनाया जाए, है ना, अगर उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, जैसे इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, कॉपर ऑक्सीजन, वो सेम आ रहा है, तो कौन सा लॉ फॉलो होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इससे तो आसान है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा नहीं, मल्टीपल होगा नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मास होगा नहीं, ये कौन सा होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो दिस प्रूव द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यू, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ी देर बाद करते हैं, थोड़ा ब्रेक के बाद।